फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम पॉलिटिकल थिंकर्स में राम मनोहर लोहिया जी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अकबरपुर जनपद में। फिर ये 1934 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट नाम का साप्ताहिक पत्र का संपादन किया इन्होंने। फिर 1955 में भारतीय समाजवादी दल का निर्माण किया। लोहिया जी ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का समर्थन किया था। 1963 में वे लोकसभा के सदस्य भी बने। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में, इक्विडिस्टेंस थ्योरी 1953 में, व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 में, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म 1963 में, फ्रैगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949 में। ये कुछ इनके कीवर्ड्स थे। अब इनके विचारों की बात करते हैं। तो पहले इन्होंने मार्क्सवाद का खंडन किया था। देखिए, मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष होना चाहिए, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी इसे मना करते हैं और लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार का समर्थन करते हैं। इन्होंने कहा कि मार्क्स की भौतिकवादी व्याख्या भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए वे कहते हैं कि समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि जैसे आदर्शों को स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि लोहिया जी गांधी जी के उस विचार को समर्थन करते थे जिसमें गांधी जी ने कहा था कि जाति और वर्ग के बीच एक अंतर संबंध विद्यमान होता है। जातियां परिवर्तित होकर वर्ग बनती हैं और वर्ग जातियों में परिवर्तित हो जाते हैं। और मानव इतिहास में केवल वर्गों के मध्य नहीं बल्कि जातियों के मध्य भी संघर्ष होते हैं। जहां जातिगत वर्गों के समूह का स्वरूप निश्चित और परंपरागत होता है, वहीं वर्गों का रूप शिथिल होता है। राम मनोहर लोहिया जी ने मजदूर सभा और हिंद किसान पंचायत का गठन भी किया था। अब इनके विचार जो है ना, वो गांधीवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण माना जाता है। दोनों के तार्किक तथ्यों को इन्होंने स्वीकार किया था। ये गांधीवाद के सत्याग्रह की अवधारणा और खादी के प्रयोग का समर्थन करते थे। ये कहते थे कि सत्याग्रह जन सामान्य को आंदोलित करने और विशेष लक्ष्यों को पूर्ण करने का प्रभावी माध्यम हो सकता है, लेकिन तानाशाही और असंवेदनशील सरकार के विरुद्ध हिंसा का भी इन्होंने समर्थन कर दिया था। इनका नारा था भोजन दो या जेल में रखो, मतलब ये घेराव का समर्थन करते थे। हाँ, लेकिन अब ये गांधी जी के जो ट्रस्टीशिप या संरक्षकता का सिद्धांत है उसका विरोध करते थे। इनका कहना था कि कोई निजी संपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, मतलब भूमि पर जो खेती कर रहा है उसी का अधिकार होना चाहिए उस भूमि पर। फिर देश के विकास के लिए इन्होंने भारी औद्योगिकरण और विकेंद्रीकरण के बीच समन्वय की बात कही है। इन्होंने चरखा के विचारों का समर्थन नहीं किया। इन्होंने अपने समाजवाद के लक्ष्यों को इतिहास की पुनर्व्याख्या के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी बुक व्हील ऑफ हिस्ट्री में तर्क दिया था कि इतिहास एक चक्र के समान घूमता है। इन्होंने चतुर्युग के माध्यम से भारत के ऐतिहासिक चक्र के सिद्धांत को समझाया। पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा युग कलयुग बताया और कहा कि सतयुग से लेकर कलयुग तक इतिहास के उत्थान और पतन का चक्र बराबर घूमता रहता है। मतलब लोकतंत्र और समाजवाद का सम्मिश्रण किया था इन्होंने। अब ये देखते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक समाजवादी कैसे थे। देखिए, लोहिया जी गांधी से भी प्रभावित थे और समन्वयवादी विचारधारा के भी समर्थक थे। तो इन्होंने समाजवाद को समानता और संपन्नता का प्रतीक माना, मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही। इन्होंने समाजवाद के 3 प्रमुख तत्व माने। पहला, सभी उद्योगों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा, समूचे संसार में जीवन स्तर को सुधारना। और तीसरा है विश्व संसद की स्थापना करना। ये तो डेवलपमेंट के तथ्य हो गए। लेकिन आर्थिक समाजवाद की स्थापना के लिए उन्होंने कुटीर उद्योग, आर्थिक एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण और ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही है। और इसके लिए इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने की बात कही, जिसमें उन्होंने इस प्रकार के सुझाव दिए थे कि जो भी चीज़ आप उत्पादित कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन में जितना कॉस्ट लगा तो वह वस्तु 1.5 गुने से अधिक में नहीं बेची जानी चाहिए। फिर औसत आय में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चेंजेस लाकर सिंचाई सुविधाएं लानी चाहिए। भू अन्य सेवा का निर्माण करना चाहिए। बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाना चाहिए। उत्पादन के साथ साथ वितरण की भी व्यवस्था में संतुलन लाना चाहिए। फिर अन्न बांटो आंदोलन पर भी बल दिया था इन्होंने कहा था कि राज्य की तरफ से मुफ्त की रसोई भी स्थापित की जानी चाहिए और अनाज के व्यापार का समाजीकरण भी हो। तो ये थी इनकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब राम मनोहर लोहिया जी प्रशासन के बारे में क्या कहते हैं, प्रशासन कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए इन्होंने चौखंबा शासन या 4 पिलर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही है। इन्होंने समाजवादी प्रजातंत्र पर बल दिया और संघात्मक व्यवस्था को समर्थन करते हुए अपनी बुक एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में बताया कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत नीचे से ऊपर होना चाहिए। नीचे ग्राम और मंडल तथा उसके ऊपर राज्य या प्रांत तथा सबसे ऊपर केंद्र सरकार की इकाई होनी चाहिए। अब इन्होंने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र 4 समान प्रतिभा और सम्मान वाले पिलर्स पर करने को कहा है।
ताकि व्यक्ति को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जा सके। चौखंबा शासन में राज्य की सशस्त्र सेना केंद्र के अधीन, सशस्त्र पुलिस प्रांत के अधीन और अन्य पुलिस मंडल ग्राम के अधीन होंगी। मतलब ये केंद्रीकरण पर बल न देकर संघात्मक व्यवस्था के थ्रू विकेंद्रीकरण का समर्थन करते थे। इन्होंने दंड शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष और न्याय के लिए करने को कहा था और भारतीयता के लिए अंग्रेजी हटाओ अभियान को भी चलाया था। अब साथ में ही इन्होंने विश्व संसद और विश्व सरकार बनाने के लिए इसे 5th पिलर बनाने का भी सुझाव दिया और कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक परिसंघात्मक शासन का निर्माण होना चाहिए। आगे राम मनोहर लोहिया जी सप्त क्रांति की अवधारणा देते हैं। मतलब 7 क्षेत्रों में क्रांति की जा सकती है। पहला, स्त्री और पुरुष की समानता के लिए क्रांति। दूसरा, रंग भेद के विरुद्ध क्रांति। तीसरा, जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को अवसर दिलाने के लिए क्रांति। चौथा, कोलोनाइलाइजेशन के विरुद्ध क्रांति। पांचवा, संपत्ति के अनैतिक वितरण या आर्थिक असमानताओं के विरुद्ध क्रांति। छठा है कि निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ क्रांति। और सातवां है अस्त्र शस्त्र के विरुद्ध तथा सत्याग्रह के लिए क्रांति। तो ये सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी इन्होंने। अब राम मनोहर लोहिया जी भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता को यहाँ के पतन का कारण बताते हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, स्त्री और पुरुष में समानता का न होना, वर्ण और जाति का आधार कर्म के आधार पर न होकर स्वभाव और कर्तव्य विभाजन का होना, समाज में अस्पृश्यता का होना, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक राजनीति का होना और रंग भेद का होना, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमारे पतन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब इन सब तथ्यों के लिए इन्होंने कर्म प्रधान समाज की स्थापना की बात कही, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, सहभोज की अवधारणा को समर्थित किया, स्त्रियों की शिक्षा और उनके अधिकार पर बल दिया, समाज में सहयोग की बात कही, सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए हृदय परिवर्तन, इतिहास की उचित व्याख्या, राजनीति में सुधार, भाषा संबंधी उदार नीति और धार्मिक प्रयास आदि से सांप्रदायिक समरसता की बात कही और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की बात कही थी इन्होंने। भाषाई विषमता को समाप्त करने का प्रयास किया था इसके तहत और अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत की। अब इन्होंने कांग्रेस के विरोध में भी पिछड़ी जातियों को लामबंद किया था, गैर कांग्रेसी दलों को एकत्रित किया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की विजय का मूल कारण विपक्षी दलों के बीच एकता का अभाव है। फिर लोहिया जी ने सामाजिक परिवर्तन की पद्धति भी बताई। इन्होंने कहा कि व्यक्ति और समुदाय को सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर अनैतिक कानूनों को बदलने के लिए संघर्ष करने का अधिकार होता है। तो बस ये सारे विचार थे राम मनोहर लोहिया जी के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा लगा तो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक कर देना और पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।